नमस्कार, मैं शोएब सलमानी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान। इस समय पूरे देश में क्या चल रहा है आप उस पर बड़े गहराई से नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन यूपी में क्या चल रहा है? यूपी में बाबा और बुलडोजर चल रहा है। लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे कि गुलिस्तान पे काबा, आज गुलिस्तान पे नेहा सिंह राठौर बा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और गुलिस्तान देख रहे सारे दर्शकों का भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। जी, आप काफ़ी बातचीत हो चुकी है, आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज लग रही है बयान देते देते कैसे सारा मैटर हुआ। मैं आपको ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि आप वही बात बार बार रिपीट कर रही हैं। आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को एक सरसरी नज़र डाल दीजिए, कैसे क्या हुआ? तो हुआ ये है कि कानपुर देहात में जो कांड हुआ, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता के चलते माँ बेटी की जान चली गई, वो दोनों कमरे के अंदर बंद थीं और बुलडोज़र चल गया। तो ये वीडियो मैंने देखा, आप सबने देखा होगा, काफ़ी संवेदनशील वीडियो था वो। तो उस पे मैंने यूपी में काबा सीज़न 2 करके एक गीत लिखा और गाया। तो यूपी पुलिस को उससे दिक्कत हो गई, तो उन्होंने मेरे खिलाफ़ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में ये लिखा है कि मेरा जो गाना है यूपी में काबा, उससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है मैंने, समाज में तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की है मैंने। अगर मैं 3 दिन के अंदर उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मेरे खिलाफ़ उचित कार्रवाई करेगी यूपी पुलिस। यूपी पुलिस ने बहुत सक्रियता के साथ, सबसे पहले वो अम्बेडकर नगर, मेरा जो गृह जनपद है, जो मेरा ससुराल है, वो वहाँ जाती है, मेरे ससुर जी को नोटिस थमाती है। वहाँ से बात नहीं बनी तो बड़े ही फुर्तीले ढंग से कानपुर से यहाँ चली आई दिल्ली में। 6-7 लोगों की अपनी टीम बना करके मेरे साथ क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया जा रहा है। जैसे एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, जिसने होता है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, कहीं से भी बॉर्डर न क्रॉस करने पाए, भागने न पाए टाइप वाला। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने जो है अपने अधिकारों का कहीं ना कहीं प्रयोग किया है, जो मेरा अपना मौलिक अधिकार है। भारत का संविधान अभी मेरे गोद में भी है। मैं अपने संविधान के दायरे के कहीं भी बाहर मैं कोई गीत लिखती हूँ ना गाती हूँ, तो मैंने अपने अधिकारों का ही जो है अधिकारों पे ही बात की है। और ये सारी चीज़ें, अभिव्यक्ति की आज़ादी और ये सारी चीज़ें, तो वो किया क्या इन्होंने? पहले ससुराल गई, वहाँ से बात नहीं बनी, दिल्ली चली आई। और इनका जो काम करने का तरीका है वो मैं बताऊँगी तो बड़ा अद्भुत लगेगा आपको, हंस देंगे या तो शॉक्ड हो जाएंगे। एक ऐसी लड़की जो बात करती है मुद्दे की, उस पे इस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं। सबसे पहले वो मेरे हस्बैंड को, जिनका नाम हिमांशु सिंह है, उनको कॉल करती है महिला पुलिस और कहती हैं कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बोल रही हूँ। हिमांशु जी, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। आप यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग कराते हैं, मुझे कुछ गाइड कर दीजिए, इस तरह से। तो मैंने और हिमांशु ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमें लगा कि कोई झूठ बोल रहा होगा, परेशान कर रहा होगा, ऐसे कैसे, कहाँ से नंबर मिला आपको? तो बताया कि नहीं, कहीं से भी नंबर मिल गया, आइए अब मुझे इस जगह पे गाइड करके जाइए। समझ पा रहे हैं कितनी, मतलब दूध पीते बच्चे हैं हम लोग। आप कहीं लोकेशन पे बुलाओगे, हम चले जाएंगे, ये जाने बगैर कि आप कौन हो। फिर 15 मिनट बाद कॉल करती हैं और कहती हैं कि कानपुर देहात से पुलिस बोल रहे हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है और ये नोटिस आप रिसीव कर लीजिए। बहुत परेशान कर रहे हैं आप लोग हमें, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। हम लोग यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ भागे दौड़े, बिना खाए पिए दौड़ रहे। तो वाह, बड़ा मेहनत का काम कर रहे हो भाई, कहीं और मेहनत दिखा लिए होते इतना, जितनी सक्रियता इस मामले में दिखा रहे हो आप लोग। तो यही मुझे नोटिस थमाया गया और मुझे कहीं ना कहीं एक चेतावनी ही है कि 3 दिन के अंदर मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे ये लोग। जैसे कि आपने बताया कि आपको नोटिस थमाया गया, तो नेहा का अगला कदम क्या होगा? नोटिस के बाद नेहा रिप्लाई देंगी, कैसे देंगी? नोटिस के बाद जवाब तो देना ही है। तो मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ और मेरे वकील का ही कहना है कि किसी भी नोटिस के प्रश्नों का जवाब मुझसे बात किए बगैर आप मत दीजिएगा, क्योंकि ये लोग बदमाशी करने वाले लोग हैं। आप हाँ बोलेंगी, ना बोलेंगी, सवाल भी बड़े ट्रिकी तरीके से पूछे गए हैं, जिसमें हाँ या ना के अलावा दूसरा और कुछ स्कोप ही नहीं है कि आप अपनी बात रख सको। या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, ये कोई तरीका होता है प्रश्न पूछने का? तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी मत करिएगा, ये बहुत आपको एक तरह से फंसाने की साजिश है, तो कुछ भी एकदम बचे रहिएगा और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करिएगा। तो मेरे वकील जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। जैसे आपका जब सीजन 1 आया था तो उसमें भी योगी सरकार निशाने पर रही, सीजन 2 में भी निशाने पर रही। जी जी जी। अहमद फराज का एक शेर है कि वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं।
लेकिन नेहा जी जब बोलती हैं तो फूल के साथ कांटे भी झड़ते हैं। ये चुभते हैं कांटे सरकार को, आखिर क्यों? नहीं, फूल है तो कांटा भी होता ही है, और बात कांटे जैसे चुभने की नहीं। जब आप गलत करोगे तो ना आपको चुभेगा, जब आप सही काम करोगे तो कोई कांटा चुभाए चाहे भाला चुभाए आपको नहीं चुभेगा। सांच को आँच क्या, पर आपको चुभ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया हुआ है, तो आपको चुभ रहा है। आप भी देख रहे हैं कितनी बर्बरता के साथ, कितनी असंवेदनशीलता दिखाई है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। आपको क्या लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए था? आपको, मैं अगर आपसे ही पूछूं, आप भी पत्रकार हैं, मीडिया के आदमी हैं, मैं आपसे पूछूं कि क्या मैंने जो गाया वो गलत है? क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए था? क्या आप सभी चुप हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? क्योंकि वो तो चाहती है मामले को, हर मामले को लिपापोती करके अपनी चीज़ों को सही दिखाना। अरे भैया, इन लोगों की तो आदत इतनी बुरी है कि जो मर गए हैं लोग उन्हीं को ये लोग दोषी बताते हैं। फलाने मर गए, इसमें इन्हीं का दोष है। अभी वो कहाँ पे कांड, एक मोरबी में जो पुल घटना हुआ था, पुल टूट गई, तो बहुत सारे मीडिया के लोगों ने भी, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एंकर जो हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया जो मरे उनका दोष था। सोचिए, ये लोग ऐसे लोग हैं। तो वो जो माँ बेटी की जान गई है, कुछ लोग तो उन्हीं का दोष बता रहे हैं कि वो दोनों घर के अंदर गई ही क्यों, जब बुलडोजर चल रहा था। तो ये हाल है इनका। तो नेहा को लगता है कि जो बोलने की आज़ादी है कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है इस नहीं, सरकार में। देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, भारत का संविधान अभी मेरे हाथ में है। जितना पवित्र मेरे लिए गीता और रामायण है, उतना ही पवित्र मेरे लिए भारत का संविधान है। और मैं भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। मैं अनुच्छेद 19 का जो है आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्वातंत्र्य अधिकार। इसमें मैं पढ़ के सुना देती हूँ। ये अनुच्छेद 19 है। सब नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संस्था या संघ बनाने का, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का और बस जाने का, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का तथा कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 19 मुझे जो है अधिकार देता है। तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मेरे अब देखिए भैया, ऐसा नहीं है, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, तो मुझे क्यों आप डरा रहे हो, मुझे क्यों आप धमका रहे हो? आपको लग रहा है मैं डर जाऊँगी? ये इतनी पवित्र चीज़ मेरे हाथ में है, मुझे आप नहीं डरा पाओगे। ये मेरी ताकत है, ये मेरा इंस्पिरेशन है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को कौन सा शब्द बोलना चाहिए जो समाज के लिए सही है, नहीं सही है। मैं पिछले 2.5 सालों से भोजपुरी के लोकगीतों पे काम कर रही हूँ, और मेरा इंस्पिरेशन रहा है भारत का संविधान। चाहे मैं किसी भी इशू पे गीत गाऊँ, मैं बार बार कहती हूँ कि जो आलोचना है वो लोकतंत्र का साबुन होता है। जितना आप इसको, जितनी आलोचना करेंगे, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। क्यों लोकतंत्र में विपक्ष बनाया गया है ना, ताकि सरकारें बेलगाम ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इन सब में विश्वास करने वाली लड़की हूँ। बाकी ठीक है, ये लोग अपना काम अपने तरीके से करें। आप जैसा कि आपने कई इंटरव्यू में भी कहा कि हमको डर लगा, एक सहमी सी हुई सारी चीज़ें कार्रवाई देखकर। क्या ये वही डर है जो सरकार नेहा की आंखों में देखना चाहती है? नहीं, वो तो बहुत कुछ देखना चाहती है, पर वो मुझे डरा क्या पाएगी। लेकिन हाँ, एक बात तो होती है, पहली बार जब आपके घर पुलिस और ये सारी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा डर तो लगता ही है। डर इसलिए भी कि मैंने कौन सा क्राइम कर दिया है भाई, मुझे इस तरह से क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। पहली नज़र में मैं, बिल्कुल सही बात है, मैं घबरा गई। मैं हिमांशु को भी बोल रही थी कि हिमांशु, बिना वीडियो कॉल पे बात किए इनसे मिलने मत जाना। ये कौन लोग हैं? पता चला पुलिस की वर्दी में चोर हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? आप लोग तो इतने झूठे हो, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि यूपी पुलिस बात कर रहे हो भैया। आजकल तो बड़ा फर्जीवाड़ा चला है, लोग वर्दी भी पहन करके दरोगा बन के घूम रहे हैं, मैं कैसे यकीन कर लूँ? और झूठ बोलने में तो आप आगे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट थी अभी आप कुछ देर पहले। तो मैं तो बड़ा, इस वजह से मैं और घबरा गई थी। डायरेक्ट भी बात करते ना तो मैं थोड़ी कम घबराती, जब इन्होंने इतना एक कहानी बना दिया तो मुझे लगा कि ये लोग गेम खेल रहे हैं बहुत बड़ा, तो मैं डर गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मैंने देखा कि ये नोटिस दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब डरने का एक और भी डरने का, घबराने का कारण है, मेरी माताजी बीमार हो गई। मेरी माताजी जो है कहीं ना कहीं, मेरे ससुर जी, उससे पहले 2 दिन पहले मैं ससुर जी को नोटिस गया था। मम्मी लोग परेशान हो जाते हैं, ससुर जी बूढ़े हैं, अकेले रहते हैं वहाँ, वो लोग परेशान हो जाते हैं, तो मैं उन लोगों को देख करके घबरा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत आशावादी लड़की हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ। इन्होंने मुझे नोटिस भेजा है,
ये बहुत बड़ी बात भी किसी दिन हो गई तो नेहा सिंह राठौर को आप इतना ही कॉन्फिडेंट पाएंगे और इतनी ही मजबूती से अपनी बात रखते हुए पाएंगे। मुझे डर नहीं लगता है, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, पर हाँ घबरा तो हर आदमी जाता है पहली बार ऐसा कुछ हो तो। अपने परिवार का जिक्र किया, ससुर जी का, माता जी का, घर में और भी महिलाएं हैं, सब एक संयुक्त परिवार है, दोनों परिवार मिलाकर। तो परिवार की तरफ से कैसा सपोर्ट मिल रहा है? ये जो बुजुर्ग लोग हैं कि बेटा थोड़ा कम बोला करो, अभी समय निकल जाने दो, या सरकार है, कैसा मतलब फीडबैक आता है परिवार की तरफ से? परिवार की तरफ से बिल्कुल, मैं छोटी बच्ची हूँ, एक तो परिवार की मैं सबसे छोटी लड़की हूँ और मम्मी को मेरी चिंता हमेशा लगी रहती है। मम्मी परेशान हो जाते, अपना बीपी उसका बढ़ जाता है। पिताजी भी कह रहे थे कि पापा लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि बेटा मत किया करो, लोग बड़े बदमाश हैं, तुम बहुत सीधी हो। तो मम्मी पापा को डर लगा रहता है, पर मैं नहीं सुनती, मैंने कभी नहीं सुना उनके। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं पता है, लोग अगर बदमाशी कर रहे हैं तो हम उनका जवाब देंगे। तो हम हमेशा से थोड़ा सा मनमौजी बच्चा रहे हैं, हमेशा अपने मन का मैंने किया है। मम्मी पापा भी मुझे कहते हैं कि नहीं बेटा मत करो, डरते हैं वो कहीं ना कहीं, या फिर डरते क्या, चिंता रहती है, डरना क्या, वो भी क्या ही, क्यों ही कोई डरेगा किसी से, बच्चा हूँ ना मैं, उन तो चिंता रहती है, पर मैं थोड़ा सा मनमौजी बच्चा हूँ ना। नेहा जी, तो परिवार की बात हो गई। जैसा कि आपने कई बार कहा भी, आप कि पूरे देश की बेटी हैं, आप सिर्फ यूपी बिहार की बेटी नहीं हैं, तो आखिर क्यों कि आपके गीत यूपी बिहार पर या सिर्फ यूपी के एक ख़ास पार्टी पर ही केंद्रित रहते हैं? राजस्थान में एक कन्हैया का गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, वहाँ आपकी कलम नहीं चलती है। पंजाब में एक सिंगर को गोलियों से भून दिया जाता है, वहाँ नेहा का कलम नहीं चलता है। अभी हाल ही में हरियाणा में 2 मुस्लिम युवकों को एक बोलेरो में जला दिया गया, वहाँ नेहा खामोश रहती हैं। गुजरात में एक पुल गिर जाता है, वहाँ नेहा खामोश रहती हैं। लेकिन यूपी में कुछ भी होता है तो नेहा की कलम दौड़ने लगती है, चलने लगती है तलवार। बात ये हो जाती है ना कि मैं बिहार की बेटी हूँ, मेरी भाषा भोजपुरी है, मैं भोजपुरी में लिखती हूँ। बिहार के लोगों को भोजपुरी आती है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भोजपुरी आती है, तो भोजपुरी गाने ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जब मैंने गुजरात में काबा गाया तो बहुत चर्चा नहीं हुई उसकी। मैं अभी भी सुना दूं आपको गुजरात में काबा, मैं एक बार सुना देती हूँ। आप गा के सुना दीजिए। मैं सुना देती हूँ, यहाँ पे मैंने गाया भी हुआ है। मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि लोगों तक गलत बात ना पहुँचे। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ, ये देख लीजिए, ये मेरा चैनल भी है, ये दिख रहा होगा ना आपको, ये गुजरात में काबा, ये मैंने ही गाया हुआ है। बहुत चर्चा नहीं हुई तो मैं क्या करूं। मैंने बिहार में काबा भी गाया, मैंने जो है बंगाल चुनाव में जब था तब भी मैंने गाया। अब उसकी चर्चा नहीं होने का कारण ये है कि गुजराती लोग भोजपुरी बहुत समझ नहीं पाते, तो उस गाने से कनेक्ट नहीं कर पाते। बंगाली लोग की तो हिंदी ही बड़ी बुरी होती है, वो बेचारे भोजपुरी कहाँ से समझेंगे, तो वहाँ की जनता कनेक्ट नहीं कर पाई, तो वो गाना बहुत चल नहीं पाया, वो गाना बहुत हिट नहीं हो पाया। भोजपुरी की बेटी हूँ, भोजपुरी भाषा लिखती हूँ, गाती हूँ, तो यूपी बिहार के लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं जो जिस तरह से मैं गाती हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें हिट हो जाती हैं तो मीडिया आ जाता है, चर्चा चलने लगती है। लेकिन यही यूपी बिहार के लोग दिल्ली में भी हैं, और दिल्ली में जब एक लड़की को कार से रौंद दिया जाता है तब नेहा ना, मैं कभी भी चुप नहीं रही हूँ। आप मेरे ट्वीट देख लीजिए, आप मेरे चाहे वो फेसबुक पेज पे कोई पोस्ट हो इनके समर्थन में, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता के साथ हो गया, चाहे इस बच्ची के साथ हो गया, मैंने लगातार मैं एक्टिव रही हूँ। और ये आरोप प्रत्यारोप करने वालों का बहुत एक लंबा भीड़ सा आ गया है, वो चाहते हैं कि मेरे को हतोत्साहित कर दें, पर मेरी आवाज़ सबके लिए है, उनके लिए है जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, दबे कुचलों के लिए है, मजदूरों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, गरीबों के लिए है, और वो आवाज़ है, लगातार है। लोग उसको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ चुप हो, वहाँ गाती हो, वहाँ चुप, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र में आप हो, कहीं ना कहीं हर राज्य में आप हो, तो सवाल मैं विपक्ष से पूछूंगी, सवाल तो आपसे ही पूछूंगी मैं। आप भीड़ की बात कर रही हैं कि जो भीड़ आपको ट्रोल कर रही है, आपके सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं, तो पड़ला जो है किस तरफ भारी है? आपके सपोर्ट करने वाले लोग आपको ज़्यादा दिखते हैं कि आप एक निराशाजनक हाथ लगती है कि इस देश में विरोधी हमारे ज़्यादा हो गए हैं? नहीं, देखिए मैं बहुत आशावादी लड़की हूँ और मुझे सकारात्मक चीज़ें जो हैं उस पर मैं विश्वास भी करती हूँ।
अगर मैं अगर कहूँ तो मुझे सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग हैं। लगातार मैं कल से ट्विटर पे 5वें 6वें नंबर पे मैं ट्रेंड कर रही हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी लोगों का, जिनको पर्सनली मैं नहीं भी जानती वो भी मेरे समर्थन में आए हुए हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी एक इतनी छोटी सी लोक गायिका के लिए, है ना। तो मेरे समर्थन में ज़्यादा लोग हैं, मेरे को सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग हैं। बाकी विरोध का भी स्वागत है, मैं तो कभी नहीं कहती हूँ कि फलाने मेरा विरोध कर रहे हैं तो ये हो गया वो हो गया। हाँ, अभद्र भाषा ना बोलें, बाकी आप विरोध करें, आपका स्वागत है। जब कुछ लिख देने से, कुछ गाने से और कलाकारों का विरोध होने लगता है और उसी कलाकार जगत के लोग खामोश रहते हैं, तो नेहा को खामोशी चुभती है कि नहीं चुभती है? बहुत चुभती है। लगता है कि आप तो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जिस जनता के प्यार आशीर्वाद से आप शीर्ष पे पहुंच गए, वहाँ पे पहुंच करके आप सत्ता के बोल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके समाज में घटित हो रही हैं, आपको लगता है कि इस पे बोला जाना चाहिए, लेकिन आपके आका नाराज़ हो जाएंगे इसलिए आप चुप हैं। तो क्यों नहीं चुभेगी? मैं बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ जो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, इसी क्या बोलेंगे जनता को मूर्ख बना करके कहीं ना कहीं। और आज जब आम जनता की बात आती है तो मुझे वो लोग ट्रोल करते हैं। मेरी बात पे वो खामोश नहीं, मुझे ट्रोल करते हैं। खामोश तो नहीं है वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं उल्टा। वो मुझे सपोर्ट क्या करेंगे? इनके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। बिना रीढ़ पूछ वाले लोग हैं, ये चंद पैसों के लिए इनके गीत गाते हैं, उनके गीत गाते हैं। इन जैसे लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए भी नहीं। नेहा सिंह राठौर के साथ उनकी अपनी जो है, अपने लोग उनके साथ हैं, बहुत सारे लोग साथ हैं। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक ऐसी लोक गायिका जिसको कौन जानता है जी, बहुत ऐसे कम लोग जानते हैं, मुझे पता है। उसको 5वें 6वें नंबर पे आप ट्विटर पे ट्रेंड करा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी? एक अगर कलाकारों का जो पूरा इतिहास है यूपी बिहार का, पूरे भारत का, पिछले ज़्यादा नहीं 10 साल पर अगर नज़र डाला जाए तो कुछ नाम ऐसे हैं जो उंगलियों पे गिनाए जा सकते हैं, जो विधायक बने हैं, राज्यसभा गए हैं, सांसद बने हैं, पद्मश्री तक पाए हैं। क्या नेहा को इस शासन में उम्मीद नहीं है? यानी सरकार सत्ता चेंज होगी तो नेहा भी उसी तरफ चली जाएंगी, सत्ता में आ जाएंगी, संसद भवन में बोलेंगी जाकर? आप नेहा सिंह राठौर को हमेशा एक लोक गायिका के रूप में देखेंगे, हमेशा देखेंगे कि वो बेरोजगारी के गीत गा रही हैं, वो मज़दूरों के गीत गा रही हैं, वो यूपी बिहार के लोगों की पक्ष रख रही हैं, वो वंचितों की गीत गा रही हैं, वो दबे कुचलों की, वो महिलाओं की गीत गा रही हैं, वो लोक गीत गा रही हैं, वो सोहर गा रही हैं। आप मुझे एक लोक गायिका के रूप में ही हमेशा पाएंगे। जी, आप लोक गायिका की बात कर रही हैं। बिहार में भी कई लोक गायिका हैं। एक नाम है मैथिली ठाकुर, वो काफ़ी मतलब उनका भी एक इमेज है पूरे देश में। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी के बारे में क्या टिप्पणी करूंगी। उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे अगर ठीक से याद है तो मैंने गाया था यूपी में काबा, तो वो महिला मुझे आके बोली थी कि काबा काबा लगे चिल्लाबे अल्लर बल्लर गाबै छे। ये वो महिला हैं जिन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को अल्लर बल्लर कहा। ये वो महिला हैं जिन्होंने जनता का प्यार पाकर सरकार की तरफ से बोला चुनाव जैसे संवेदनशील टाइम पे, और मुझे अल्लर बल्लर कहा। उनके लिए मजदूर अल्लर बल्लर हैं, उनके लिए बेरोजगार अल्लर बल्लर हैं। मतलब ऐਵੇਂ ही अल्लर बल्लर माने कुछ भी नहीं। तो ये तो वो लोग हैं, ये चाटुकार लोग हैं असल में। ये सरकारी पुरस्कार के लिए, ये सरकारी इवेंट्स के लिए हाथ पसारे हुए लोग हैं। तो इन लोगों का कोई अपना दीन ईमान नहीं है। ये कुल मिला जुला करके एक सरकारी जो है चाटुकार है। एक आखिरी सवाल, ये पूरा प्रकरण आखिर हुआ क्यों? हम नेहा के पास क्यों आए? वो कौन सी लाइन थी, वो कौन सा शेर था, वो कौन सा गीत था? एक बार नेहा हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएंगी। जी, मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, बड़ा खांसी आ रहा है मुझे, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे खुद ही। मैं इतना सर्दी जुकाम हो गया है। खैर कोई नहीं, मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा
यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज बा सटकल ओ कर्मी जाज बा अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा काबा यूपी में काबा। इतना ही भैया। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी समय देने के लिए। होली आने वाली है और यूपी सरकार की तरफ से नेहा को नोटिस का रंग लगा दिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि नेहा की तरफ से होली में यूपी सरकार को कौन सा रंग लगाएंगी। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मिलते हैं फिर एक नई शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए गुलिस्तान।